नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मुख्यमंत्री गहलोत के बयानों पर आग बबूला हुए वकील, फूका अशोक गहलोत का पुतला। सर्किट हाउस में कांग्रेसी उम्मीदवारों का लगा मेला, प्रभारी परमार पहुंचे अजमेर। अजमेर में रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमा सप्ताह का किया जा रहा है आयोजन, विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जाएगा सप्ताह। दलित संत और दलित युवकों की हत्या के विरोध में भीम आर्मी ने निकाली पदयात्रा, जालोर से जयपुर तक निकाली जा रही है यात्रा। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा न्यायपालिका को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी विधि विभाग के वकीलों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कलेक्ट्रेट के बाहर सीएम गहलोत के खिलाफ नारे लगाते हुए पुतला फूका। अधिवक्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा पीड़ादायक है। वर्तमान समय में आम जनता की नज़र में एकमात्र न्यायपालिका ही है जिस पर वह न्याय की आस रखता है और न्याय की उम्मीद करता है। ऐसे में मुख्यमंत्री का न्यायपालिका के विरुद्ध यह बयान दुनिया में न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वाला भी है। अधिवक्ता प्रकाश मीणा ने सीएम गहलोत को भ्रष्टाचार की जड़ बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उन्हें जुडिशरी भ्रष्ट लगता है तो वे सबूत के साथ कार्रवाई करें। वहीं अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस बयान से न केवल न्यायपालिका आहत हुई है बल्कि जनता के विश्वास को भी धक्का लगा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ निंदा करता है। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने न्यायपालिका पर बयान देते हुए कहा था कि न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले भ्रष्टाचार से युक्त होते हैं और वही फैसला न्यायाधीश द्वारा न्यायालय में सुनाया जाता है। और ऐसा उन्होंने लोअर जुडिशरी तथा हायर जुडिशरी सभी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था। उनके द्वारा यह भी बयान दिया गया कि उनकी सिफारिश से कई न्यायाधीश बनाए गए, इसलिए वे भली भांति न्यायालय में चल रहे भ्रष्टाचार से वाकिफ हैं। आज हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत का पुतला फूका है। अशोक गहलोत जी ने अभी 30 तारीख को एक प्रेस वार्ता में अभी हाल ही में ये बयान दिया है कि जुडिशरी बिकाऊ है, जुडिशरी को लेके और भ्रष्टाचार को लेके आरोप लगाए उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वकील जो फैसला लिखते हैं वही फैसला कुछ पैसे लेके, कुछ भ्रष्टाचार के नाते
जुडिशरी उस फैसले को अप्लाई कर देती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मुख्यमंत्री जी के इस बयान से न केवल अधिवक्ता समुदाय, न केवल जुडिशरी को आघात लगा है, बल्कि राजस्थान की संपूर्ण जनता जो न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास रखती है और आस्था रखती है, उसको भी धक्का लगा है। और हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ और समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और अधिवक्ता समुदाय इस बयान की, मुख्यमंत्री के बयान की कड़ी निंदा करता है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने उस बयान के विरोध में माननीय श्री कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री महोदय का पुतला फूंका है। आपका नाम? पुतला फूंका गया क्या? नमस्कार सभी को। अशोक गहलोत जी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने हमारे अधिवक्ता समुदाय के लिए जो शब्द कहे हैं उसको लेके हम समस्त अधिवक्ता यहाँ पे आक्रोशित हैं और कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि हमारी उनसे नाराज़गी व्यक्त करते हुए कि आपका ये ज्ञापन जो आपने जो स्टेटमेंट कहे हैं उसको वकील समुदाय को लेके वो हमारी मनमानी नहीं है। हमारा जो एक नाराज़गी थी कलेक्टर महोदय को लेकर, हमारी जो एक बात थी जो हम कहना चाहते थे उसको लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और यदि धरना प्रदर्शन वगैरह भी हम करते हैं तो हमारी कुछ मांगे होती है जो लीगल होती है, उसको लेकर होती है। धन्यवाद। मेरा नाम तरुणा जांगिड़ है, मैं पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ अजमेर जिला बार एसोसिएशन। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने वकील समुदाय और न्यायपालिका के खिलाफ एक बयान दिया कि ये भ्रष्टाचार की नियुक्ति होती है उसमें वकीलों की अहम भूमिका होती है। तो मेरा ये कहना है कि लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है जो इस प्रकार के बेतुका बयान दे रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि न्यायपालिका में आम जन का विशेष आस्था रहती है और विश्वास रहती है, उस विश्वास को नहीं तोड़े। आप अपने भीतर जान के देखिए कि कांग्रेस में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। आप अपने जो आपके पाप हो रहे हैं वो जनता के ऊपर डाल रहे हैं और न्यायपालिका और वकीलों को बदनाम कर रहे हैं। वकील समुदाय आपको आपकी ईट से ईट बजा के रख देगा, आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी भाषा पर संयम रखें और नियंत्रण रखें। एडवोकेट शैलेंद्र सिंह। आज हमने न्यायालय परिसर से एकत्रित होकर सभी अधिवक्ता आए और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि जो ज्ञापन दे रहे हैं वो राज्यपाल महोदय के नाम दिया गया है, कलेक्टर महोदय के जरिए जाएगा। और उसमें निवेदन क्या है कि मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि उन्होंने इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वकीलों के खिलाफ टिप्पणी किस प्रकार की। हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पुतला जलाया है। एडवोकेट शैलेंद्र सिंह, विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। सर्किट हाउस अजमेर में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव 2023 के कांग्रेस उम्मीदवारों का मेला लगा। चुनाव के लिए दावेदारों से अजमेर लोकसभा प्रभारी राजेंद्र डी परमार यहां पहुंचे थे। परमार का अजमेर के कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। परमार ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश बता रहा है कि हमारी सरकार आ रही है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को अजमेर उत्तर व दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों ने अपने अपने दावे पेश किए। दोनों पर्यवेक्षकों ने आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रत्याशियों के आवेदन प्राप्त किए। कांग्रेस पूरी लोकशाही से चलती है और 1 to 1 पॉलिटिकल में ऐसा है कि टिकट तो सब लोग मांगने आते हैं, हम तो सुनते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी में हर एक प्रत्याशी जो बने, बीजेपी जैसा नहीं है कि कहीं से कहीं ला दो, किसी के सुनते नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता के सबके सुनने के बाद हम पूरा रिपोर्ट हमारी एआईसीसी में देंगे और इनके बाद एआईसीसी का काम है। लेकिन मुझे तो सिर्फ सुनने के लिए हम आए कि कौन कैंडिडेट है, कैसे लोग हैं, ये सब हमारा जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहीं आया हूँ। कोई मापदंड तय हुए हैं? नहीं, इसमें मापदंड जो जीते वो मापदंड, जिताने की जिम्मेदारी यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता की है। हमारी जिम्मेदारी सही बात एआईसीसी में पहुँचानी है, वो हमारी जिम्मेदारी। मौका मिले? नहीं, वो तो अभी मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कौन किसने बगावत की है। लेकिन वो तो पार्टी की पूरे राजस्थान के जो पीसीसी बैठेगी इसमें तय होगा। हमारा काम मैंने बताया कि मुझे हर एक व्यक्ति को सुनना है और सुनने के बाद सही रिपोर्ट पहुंचानी है, ये मेरा काम है। मैं कह रहा था अरे टिकट मांगना, मैंने बताया कि कांग्रेस में पूरी स्वायत्ता है जी। और टिकट तो मांगने वाले तो आते हैं। लोकशाही में तो पर्व है, लोकशाही का पर्व है। ये टिकट मांगना न मिले, नहीं मिलती है कि आपकी बात सही कि एक ही आदमी को टिकट मिलेगी। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे और मेरा मानना है कि हम राजस्थान में रिपीट गवर्नमेंट बनाएंगे। कोई एज का फैक्टर कुछ नहीं, अभी वो तय नहीं हुआ, लेकिन एज फैक्टर तो ठीक है, लेकिन यूथ को भी आगे लाना चाहिए।
2-3 बार जो पराजित हुए हैं उन पर भी विचार कर रहे हैं? वो पार्टी AICC डिसीजन करेगी, PCC जो अपनी प्रदेश कांग्रेस पार्टी कमेटी वो तय करेगी। सर महिलाओं के लिए कितना आपने? नहीं, वो तो पार्टी तय करेगी। महिलाओं को नहीं, ज़्यादा? ठीक है, आप देखो कि प्रियंका जी तो महिलाओं की खास है, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ अजमेर पार्लियामेंट में 8 असेंबली जो आती है, इसमें कौन दावेदार है और किसकी बात सुननी है, मैं सुनने के लिए आया हूँ। इसलिए कोई पार्टी क्या करेगी, किसको टिकट देगी, वो पार्टी का है। थैंक यू। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या कांग्रेस पार्टी का क्या रहेगा? अरे वो तो क्वेश्चन अभी सब ट्विटर, न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया पे चल रहा है, लेकिन ये दिल्ली का कारोबार है। ये मेरी बात की बस की बात नहीं। वन मिशन अभी तो बात चल रही है, लेकिन अभी आने तो दो, आने के बाद बताएंगे क्या होगा। अभी तो बात चलती है। मुद्दों की बात की जाए तो किस तरह के मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के? कांग्रेस आप देखो कि पूरे हिंदुस्तान में महंगाई बहुत है। कर्नाटका में हम जीते, जो कर्नाटक में वायदे हमने किए थे आज पूर्ण किए हमने। अब देखो 1100 रुपये गैस के बोतल का था, बीजेपी हड़कम मच गई, 200 रुपया अभी घटाया रक्षा राखी के त्यौहार पर, तो अभी तक क्यों नहीं घटाया? हमारे राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और हिमाचल, वहाँ कांग्रेस का गवर्नमेंट है, वहीं जो हमने वादे किए थे सब पूरे किए। वो पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो वादे करने वाले हैं हम पूरे करेंगे। वो भाजपा में हड़कम मच गई। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से केंद्रीय बस स्टैंड पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। मोर्चा के सदस्यों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रोष जताया। सरकार से जन कल्याण योजनाओं के तहत आम जन को सुलभ परिवहन व्यवस्था के लिए 2500 बसें खरीद कर देने और सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों की 12 महीने से पेंडिंग परिलाभ का भुगतान करने की मांग की। एसोसिएशन कल्याण समिति की ओर से अजमेर जिले के केंद्रीय बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बताया गया कि राज्य सरकार के 2018 के घोषणा पत्र में रोडवेज को लेकर किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान बजरंगलाल शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को उनकी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराने के लिए पिछले महीने 1 जुलाई से प्रदर्शन किया जा रहा है। 11 अगस्त को जयपुर में महारैली होनी प्रस्तावित थी, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद महारैली को आम सभा में तब्दील करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दर्शाया था कि बसों के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनके मार्गों में वृद्धि की जाएगी और रोडवेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ठोस नीति का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, ये प्रदर्शन जो आज किया गया वो आज से नहीं है, वो जुलाई 2023 से चल रहा है। 1 जुलाई से आज उसको 2 महीने हो गए। पूरे राजस्थान रोडवेज के अंदर संयुक्त मोर्चा का यह आंदोलन 2 महीने से लगातार चल रहा है और पूरे राजस्थान प्रदेश में चल रहा है। आज का जो कार्यक्रम है उस आंदोलन के 8वें चरण में चालू हुआ है और आज का पूरे प्रदेश के अंदर पूरी इकाइयों के ऊपर हमने सरकार के द्वारा जो रोडवेज के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियां हैं, सरकार की रोडवेज के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियां हैं, सरकार के रोडवेज विरोधी नीतियां, उनका हमने आज पुतला जलाया है और वो पूरे राजस्थान में जलाया है। अब बात यह है कि राजस्थान सरकार जब 2018 में चुनावों के वादों के तहत रोडवेज से उन्होंने वादे किए थे, जन घोषणा पत्र बनाया था, जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया था। उन चुनावी वादों के अंदर रोडवेज की स्थितियां बेहतर करने के लिए, रोडवेज के कर्मचारियों की मांगों को समीक्षा करने और समाधान करने के लिए, उसके साथ साथ रोडवेज के मार्गों को वृद्धि करने के लिए, साथ ही रोडवेज के अंदर नई बसों की बेड़ा बढ़ाने के लिए और रोडवेज में भर्तियां बढ़ाने के लिए उन्होंने वादे किए, जो राजस्थान सरकार के जन घोषणा पत्र के वादे रोडवेज के धरातल पे आज तक नहीं आए हैं। इसलिए आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं 2 महीने से सरकार को पर्याप्त समय दे करके, और आज हमने सरकार का जो रवैया है रोडवेज के प्रति, जो उपेक्षापूर्ण है, भेदभावपूर्ण नीति है और सरकार की जो रोडवेज के विरोधी नीतियां, उनका हमने पुतला जलाया है और सरकार को हम आगाह कर रहे हैं कि हमारे इस मंच के माध्यम से, इन आंदोलन के माध्यम से लोकतांत्रिक विचारधारा पे सरकार चलाने वाले संवेदनशील सरकार को हम ये जगाने जा रहे हैं कि अभी भी समय रहते हुए हमारी कोई मांग राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की नहीं है, हमारी मांग आम जनता की मांग है। ये राजस्थान रोडवेज जन सेवा भावी उद्योग
उद्योग है, ये जनता की सेवा करता है। राजस्थान रोडवेज के अंदर बस बेड़े में मात्र 1500 बसें संचालित होने लायक है। इन बसों के बेड़े में बढ़ा करके 2500 नई बसें राजस्थान सरकार अपने स्तर से रोडवेज को दे। इसी के साथ साथ इनको संचालन करने के लिए राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की लगातार कमी होती जा रहे हैं, रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, नया रिक्रूटमेंट नहीं है। तो हमारा राजस्थान सरकार से यही मतलब कहना है इन आंदोलनों के माध्यम से कि 11,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं राजस्थान रोडवेज के अंदर, उनको कम से कम वो 11,000 की अगर भर्तियां नहीं करती है कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई इतना प्रेस्टेज नहीं है, मगर जो प्रायोरिटी पे लेकर के संचालन संबंधी जितने भी पद हैं, हमारे ड्राइवर, कंडक्टर और हमारे मैकेनिकल जो साइड के पद हैं, तो कम से कम हम ये कहना चाहते हैं 5 और 5,500 पदों की भर्ती तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के 67 वर्ष पूर्ण होने और 68वें वर्ष में प्रवेश करने पर मंडल कार्यालय अजमेर में बीमा सप्ताह का शुभारंभ वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री ओपी छापरवाल द्वारा ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। पूरे मंडल परिसर को आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी कर दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्री छापरवाल द्वारा निगम की 67 वर्ष के दौरान हुई उत्तरोत्तर प्रगति पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि अजमेर मंडल पूरे देश में मॉडल डिवीजन की प्रतियोगिता में अव्वल रहा, जो हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही अजमेर बीमा संस्थान ने भी पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर अजमेर का नाम रोशन किया। यह भी अजमेर मंडल में कार्यरत समस्त कार्मिकों के लिए गर्व का विषय है। सभी कार्मिकों को मिठाई वितरित की गई। बीमा सप्ताह के पहले दिन श्री छापरवाल द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों का सम्मान किया गया। सम्मान स्वरूप उपस्थित सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। महिला कर्मचारियों के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत महिलाओं द्वारा परिसर में जगह जगह रंगोली बनाई गई। कार्यालय परिसर में आज बीमा सप्ताह के शुभारंभ के दिन वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा वृक्षारोपण किया गया। सप्ताह के दौरान 1 से 6 सितंबर तक प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक योगा कैंप लगाया जाएगा। कार्मिकों के लिए क्विज, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता रखी गई है। 4 सितंबर को सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया जाएगा और बीमा ग्राहकों के लिए 4 सितंबर को ही ग्राहकों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दिनांक 6 सितंबर को पारितोषिक वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। आज भारतीय जीवन बीमा निगम को 67 ईयर पूरे होने के उपलक्ष्य में बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। उस बीमा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें ध्वजारोहण, निगम गीत, शपथ ली गई। उसके बाद हम आज हमारे अग्रज जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक शानदार समारोह, सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें सभी वरिष्ठ मेरे LIC साथी लोग पधारे और उनको LIC की आज स्थिति से अवगत कराया गया और जो उन्होंने पूर्व में हमें सौंपा है एक एसेट्स के रूप में, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्प किया। और अब आज के बाद इस बीमा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें स्लोगन प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन एंड विभिन्न प्रतियोगिताएं जो क्विज के रूप में भी आयोजित की जाएगी वो की जाएगी। सभी एम्प्लॉय इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। LIC को आज 67 ईयर्स हो चुके हैं। 1956 से LIC चालू है। हम शाखा कार्यालय में हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में बीमा सप्ताह का आयोजन करते हैं, जिसमें पहले दिन आज हमने शपथ ली है, प्लस महिलाओं ने कार्यालय में रंगोली बनाई है। हमारे वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी है, उनका हमने सम्मान किया है। इसी तरह पूरे वीक में हमारे विभिन्न तरह के प्रोग्राम रहेंगे, जिसमें क्यूज वगैरह है, वृक्षारोपण है, कस्टमर मीट का आयोजन है, ये सब चलता रहेगा। मैं मनोज जैन, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, शाखा अजमेर। जैसा कि सर्वविदित है कि आज भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थापना को 67 वर्ष हो चुके हैं और हम 68वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इन बीच भारतीय जीवन बीमा में बहुत नए नए आयाम स्थापित किए। देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा और बड़े बड़े उद्योगों में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा योगदान दिया है भारतीय जीवन बीमा निगम में। आज इस अवसर पर देश में और हमारे अजमेर मंडल में समस्त कर्मचारी, अधिकारी, विकास अधिकारी, एजेंट सब एक जाजम पर इकट्ठे होकर हम इस 68वें वर्षगांठ को मना रहे हैं। और इस पूरे वीक के अंतर्गत आज सुबह ही हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय श्री OP छापरवाल जी ने मंडल कार्यालय प्रांगण स्थित जीवन प्रकाश बिल्डिंग में ध्वजारोहण करके इसका शुभारंभ किया। और ये
पूरा वीक एक 7 दिन का वीक है जिसमें रोज़ नए नए यहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे। आज पेंशनर डे था और रंगोली है, ऐसे है, ड्राइंग कंपटीशन है और अन्य हमारे पॉलिसी होल्डर से संबंधित भी इसमें कार्यक्रम है जो कि किए जाएंगे। और हमें बड़ा गर्व है और हमारा अजमेर मंडल में पूरे भारतवर्ष में मॉडर्न डिवीज़न के रूप में उभर कर आया है और पहली पोजीशन ली है। इसके अलावा भी देश में भी और नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और हम निश्चित रूप से आज कह सकते हैं कि हम एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान, आर्थिक सबसे सशक्त मजबूत संगठन भारतीय जीवन में के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सब मिलजुल कर इस बीमा संस्था को हम सफल बना रहे हैं। परिचय दें। मेरा नाम सुनीत कुमार पुट्टी, नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन मंडल सचिव। आज मंडल कार्यालय अजमेर में हम आए हुए हैं। वरिष्ठ साथियों को आज बुलाया गया था यहाँ पर जो रिटायर हुए हैं। आज 67 वर्ष पूरे हो गए हैं LIC को नेशनलाइजेशन हुए 68वें में हम लगे हैं, तो उस पर्व के उसमें हमको याद किया। आज बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री छापरवाल जी ने सबको संबोधित किया और बताया कि अजमेर डिवीज़न में कितने कितने कार्य हुए हैं। मॉडल में नंबर 1 आया है, पिछले साल बिजनेस में नंबर 1 आया था। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि जिस मंडल में हमने काम किया इतने साल, उसकी आज भी इतनी तरक्की पे जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा इनने और हमारे यूनियन के सुनीत पुट्टी, संदीप भार्गव, इनके नेतृत्व में जो काम यहाँ चल रहा है बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि प्रकाश भारद्वाज, रिटायर्ड LIC डिविजनल ऑफिस में अजमेर। दलित लोगों पर हो रहे अत्याचार और हत्या के मामले में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं करने के विरोध में जालोर से पैदल न्याय यात्रा निकाली जा रही है। 25 जुलाई को जालोर से रवाना हुई पैदल न्याय यात्रा आज अजमेर पहुंची। अजमेर के कलेक्ट्रेट के सामने भीम आर्मी से जुड़े पदाधिकारियों ने पैदल यात्रा का माला पहनाकर स्वागत किया। यह न्याय यात्रा जालोर से आदिवासी दलित समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर जयपुर जा रही है, जहां CM ऑफिस का घेराव कर अपनी मांगों को रखा जाएगा। यात्रा निकाल रहे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल ने कहा कि यह यात्रा संत रविदास महाराज की हत्या के 1 साल बाद भी न्याय नहीं मिलने को लेकर और कालूराम मेघवाल, सुमेरा राम मेघवाल और महेंद्र मेघवाल की हत्या को लगभग 2 माह से अधिक हो जाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने को लेकर है। उन्होंने बताया कि हमारे लड़के केनवा बीज फैक्ट्री पर काम करने जाते थे, जबकि उनके शव वहां से आधा किलोमीटर दूर अनार के खेत में मिलने की जानकारी दी जा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इस दौरान न्याय यात्रा में जालोर से सूजाराम, पारसाराम, घेवाराम, डायाराम, पप्पू परदेशी, प्रकाश, रमेश दहिवा आदि राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए जयपुर के लिए पैदल कूच कर रहे हैं। महेंद्र मेघवाल, सुमेरा मेघवाल और कालूराम मेघवाल को सभी को षड्यंत्र के तहत मारा था और हमने आज से 15 दिन पहले आंदोलन किया था। तो जालोर की प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 10 दिन में कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए हम परेशान होकर CM में जाएंगे और CM साहब से मिलेंगे। अगर हमारी मांगे जो सरकार पूरी नहीं करती है तो दलित आदिवासी समाज पूरे राजस्थान को बंद करेगा और जितने भी राजस्थान में हमारे लीडर है सभी को राजस्थान बुलाया जाएगा और CMओ को घेराव करेंगे। सब हम जालोर से निकले पैदल कूच और जयपुर जाएंगे। 50 तो हमारे साथ में है और 150 आगे निकल चुके हैं। और लोग हैं जो मानने वाले हैं, सब मानने वाले असमाज तत्व है, मानने वाले कोई जाति नहीं होती है। और जो संत रविनाथ जी की हत्या हुई है वो स्थानीय MLA पुराराम चौधरी ने हत्या करी थी और महाराज के बेड के नीचे नोटिस मिला था, उसमें स्थानीय MLA का नाम था, लेकिन अभी तक सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। हालांकि BJP ML से हो सकता है गहलोत सरकार डरती हो इसीलिए कार्रवाई नहीं करी। और हमें 1 महीने पहले आंदोलन किया था, उस समय राजस्थान सरकार ने हमें पट्टे और जमीन देकर गुमराह कर दिया था, लेकिन साहब अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं और डट के रहेंगे और जीतेंगे। संत रविनाथ जी को 1 साल हो गया और ये महेंद्र मेघवाल 1 साल की घटना है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत TVS का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे TVS 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक IC इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में TVS का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए TVS का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर।
अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन चोरी लूट की वारदात सामने नहीं आ रही। 30 अगस्त की रात को चलती स्कूटी से बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला का पर्स छीन लिया, जिसमें सोने के आभूषण और हजारों रुपए की नकदी थी। आदर्श नगर थाने के एएसआई शिवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श नगर रामदेव कॉलोनी बालूपुरा रोड निवासी रेणु जैन ने थाने पर पेश होकर एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि वह 30 अगस्त की रात को वैशाली नगर स्थित अपने पीहर गई हुई थी। रात करीब 9:30 बजे स्कूटी पर सवार अपने बेटे के साथ आदर्श नगर आ रही थी। इसी बीच पुलिया के पास 2 बाइक सवार बदमाश पीछे से आए और महिला के गले पर झपट्टा मारकर पर्स को छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान सड़क पर लाइट भी नहीं थी, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों बदमाश कुछ ही सेकंड में रफू चक्कर हो गए। पीड़िता रेणु जैन के मुताबिक पर्स में सोने के टॉप्स की जोड़ी और करीब 20,000 रुपए के साथ जरूरी दस्तावेज थे। आदर्श नगर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ आईपीसी की धारा 383 और 356 के तहत मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। कल दिनांक 31/8/2023 को श्रीमती रेणु जैन पत्नी श्री सुनील कुमार जैन जाति जैन उम्र 57 साल निवासी रामदेव कॉलोनी देव डाणी बालूपुरा आदर्श नगर अजमेर ने एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 30/8/2023 को मैं मेरे पीर वैशाली नगर गई हुई थी। वहाँ से करीब 9:20-9:40 PM पर मैं मेरे घर पे आ रही थी, स्कूटी पर आ रही थी। मेरा बेटा स्कूटी चला रहा था, मैं पीछे बैठी हुई थी। आडी पुलिया से श्री राम वाटिका की तरफ जाते समय मेरे पीछे से 2 बाइक सवार लड़के आए और मेरे कंधे में टके हुए बैग को छीना झपटी करके लेके भागे, जिसमें मेरे सोने के कान के बूंदे, घर की चाबियां, आधार कार्ड, मेरा मोबाइल और ATM बड़ौदा बैंक का ये लेके चले गए। और कुछ टाइम के लिए मेरे साथ छीना झपटी हुई तो लाइट चली गई थी और वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ गए थे। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। धारा 382-356 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। तफ्तीश बताया 15-20 हज़ार रुपये तो कैश होना बताया और एक सोने के कान के बूंदे बताए करीब 30,000 रुपये का लगभग ही बता रहे हैं। योगी सरकार के उन्नाव जिले के सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद साक्षी महाराज अपनी यात्रा के दौरान गुरुवार रात्रि को नसीराबाद गांधी चौक स्थित नरसिंह मंदिर पहुंचे, जहां आज क्षत्रिय लोढ़ा समाज व भाजपा कार्यकर्ताओं ने साक्षी महाराज का गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया। महाराज ने मीडिया से बात करते हुए देश के प्रधानमंत्री की अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए देश में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी बात की और उन्होंने बताया कि राजस्थान की गहलोत सरकार यहाँ कोई प्रभावी कार्य नहीं कर रही। वहीं उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। अजमेर के अलवर गेट थाना अंतर्गत कांग्रेस नेता के घर खाना बनाते समय रसोई में अचानक गैस सिलेंडर भभक गया। इस दौरान उनके बड़े भाई की बहू झुलस गई, जिसे तुरंत जेएलएन अस्पताल ले जाया गया। झुलसी महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। महिला का इलाज जारी है। कांग्रेस नेता के परिवार वालों ने गैस एजेंसी और कंपनी पर कार्रवाई करवाने की बात कही है। शुक्रवार को संगम विहार कॉलोनी निवासी कांग्रेस नेता हेमराज सोनकर के घर राखी मनाने मेहमान आए हुए थे। इस दौरान उनके बड़े भाई की बहू मोनिका रसोई में खाना बना रही थी। अचानक से गैस सिलेंडर भभक गया और वह उसकी चपेट में आ गई। महिला की आवाज सुनकर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए और उसे तुरंत जेएलएन हॉस्पिटल ले जाया गया।
कांग्रेस नेता धर्मेंद्र नागवाल ने बताया कि लंबे समय से हेमराज सोनकर के घर के सिलेंडर में लीकेज था। कई बार भारत कंपनी और एजेंसी को इसकी शिकायत दी गई थी, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली और शुक्रवार को यह हादसा हो गया, जिससे महिला 35% झुलस गई है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र नागवाल ने कहा कि इस मामले में कंपनी और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। घायल मोनिका की बुआ सास रीना ने बताया कि घर पर मेहमान आए हुए थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मैं लड़की की बुआ लगती हूँ। घर में सब मेहमान आए हुए थे, उनका खाना बना रही थी, सिलेंडर लीकेज था, तो हम मना भी कर रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, सिलेंडर वाले को उनका पास टाइम नहीं मिला कि सिलेंडर वाले को बुला लें। तो एकदम से आग लगी, जिसको खींचते नहीं तो पूरी झुलस जाती है वो आग में। खींच के निकाला, अभी भी गंभीर हालत के अंदर अभी एडमिट करा रखा है हमने। यहाँ कैसे लेके आए आप? यहाँ एकदम इमरजेंसी में जो सुविधा मिली घर पर उसी में डाल के तुरंत यहाँ विक्टोरिया में जलील में लेके आए। अभी हालत कैसी है? अभी हालत सीरियस ही है। अभी तो वो रो इतनी रही है, जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, और वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा रही है। तो कैसे हुआ यहाँ से खाना बना रही थी। मेरा नाम रीना है, मैं रहती हूँ, बुआ लगती हूँ, मैं बुआ सास हूँ उसकी। आज अलवर गेट क्षेत्र थाने के अंदर संगम बिहार कॉलोनी के पास हमारे कांग्रेसी भाई श्रीमान हेमराज सोनकर जी जो महासचिव हैं, उनके घर में एक सिलेंडर भभक गया। सिलेंडर की ये बता रहे हैं कि पूर्व में भी काफ़ी शिकायत कर चुके थे उस सिलेंडर के विषय में कि लीकेज हो रहा है। कंपनी वालों ने कोई इस और ध्यान ना दिया, ना ही एजेंसी ने उस सिलेंडर को चेंज किया। इसके कारण अब जो दुर्घटना घटी उसमें हेमराज जी के बड़े भाई साहब की बहू जो है करीब 35% झुलस गई है और अर्जेंट में उनको जेएलएन कैजुअल्टी में ला करके उपचार करवाया। अभी वार्ड में शिफ्ट है, वो स्थिर स्थिति है, लेकिन इन्फेक्शन का पूरा डर लगा हुआ है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि इन्फेक्शन ना फैले, इस कारण से अभी हम जो भी है प्राइवेटी पे ले रहे हैं। और ये एकदम लापरवाही जो सामने आ रही है वो एजेंसी के ऊपर आ रही है, गैस कंपनियों पे आ रही है। एजेंसी के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि पूर्व में उनको शिकायत दी गई है सिलेंडर के विषय में कि सिलेंडर लीकेज हो रहा है, इसको उन्होंने मद्देनज़र बिल्कुल नहीं रखी है। पीड़ित का नाम भारत एजेंसी है। पीड़ित का नाम है मोनिका, जो करीब 25 वर्षीय है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और तत्काल प्रभाव से अध्यादेश जारी करने की मांग की। राष्ट्रीय बजरंग दल के विभागाध्यक्ष पंडित किशन शर्मा ने बताया
कि केंद्र में भाजपा सरकार लाने के लिए भाजपा ने समान नागरिक संहिता कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की बात कही थी, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री तुरंत लागू करें, जिससे भारतवर्ष में निवास करने वाले समस्त नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार प्राप्त हो सके तथा जनसंख्या विस्फोट पर भी नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने पूजा स्थल कानून 1991, अल्पसंख्यक अधिनियम 1992, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को समाप्त किए जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन दिया। बजरंग दल के द्वारा आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हम मांग करते हैं केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से 2019 में इन्होंने हिंदुओं के साथ ये वादा किया था, केंद्र में बीजेपी की सरकार आने पे समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और इसी प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने हिंदुओं की ये मांग पूरी नहीं की। हम ये मांग करते हैं तत्काल प्रभाव से अध्यादेश लाके ये मांग की जाए, पूरी की जाए। और इसी प्रकार से कांग्रेस सरकार के समय में 3 काले कानून जो हिंदुओं की सांस्कृतिक धरोहर को समाप्त करने के लिए बनाए गए हैं, उनको निरस्त करने का काम करे। पूजा स्थल कानून 1991, अल्पसंख्यक अधिनियम 1992, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995, ये सारे कानून हिंदुओं के खिलाफ है। जिस प्रकार से आपको अवगत होगा, संपूर्ण भारत में रक्षा विभाग और रेलवे की जितनी भूमि है, उसके तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति आती है। ये सारी संपत्ति एक समुदाय विशेष के काम में ली जाती है। हम मांग करते हैं तत्काल प्रभाव से इन कानूनों को निरस्त किया जाए। पंडित किशन शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष। अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत अलकनंदा कॉलोनी में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर सूने मकान से जेवरात, कपड़े और हजारों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। पड़ोसियों द्वारा पीड़ित परिवार को चोरी की सूचना दी गई थी। कृष्णगंज पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलकनंदा कॉलोनी अजमेर निवासी प्रियांक गौड़ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पिछले 9 महीनों से वह किराए पर रह रहा है। 19 अगस्त को अपने निजी काम से परबतसर गया हुआ था। गुरुवार देर रात पड़ोसियों ने फोन कर सूचना दी कि मकान का गेट खुला हुआ है। सूचना मिलते ही वह अजमेर पहुंच गए। पीड़ित ने बताया कि घर पहुंचे तो सारा सामान अस्त व्यस्त था। चोरों ने घर से सोने की चेन, उनकी पत्नी और बच्चों के कपड़े सहित 25,000 रुपए नकदी और मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक टीम का गठन किया है जो आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जा सके। 19 तारीख को निकले थे यहाँ से, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, हम लोग परबतसर गए थे और परबतसर जाने के बाद मेरे कुछ काम था, उस वजह से हम कुछ दिन वहाँ रुके और उसके बाद त्यौहार का माहौल था तो हम लोग वहीं रुके। मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। जब हम लोग वापस कल सुबह यहाँ आए तो हमें वो दरवाज़ा खुला मिला। अंदर आके देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ था। बिखरा हुआ होने के साथ में जब हम लोगों ने वापस कुछ जांच करनी चाहिए तो एक चांदी की पायल, एक सोने की चेन थी जो करीब 4 तोले की थी, उसके अलावा कुछ 25,000 की नकदी, जिसमें बच्चे के दोनों गुल्लक भी फोड़ गए। उसके अलावा सारे कपड़े, घर के जितने भी मेजर कपड़े थे वो सारे कपड़े वो लोग लेके गए और एक मोबाइल फ़ोन था मेरा, वो जो मुख्य रूप से अभी तक हमें पता चला है, हम लोगों ने देखा तो वो चीज़ें मिली। हमने कल जाके कृष्णगंज थाना में इसकी रिपोर्ट भी लिखाई है, जिसकी FIR की कॉपी में ला चुका हूँ अभी। उन्होंने आज मौका मुहैया करने के लिए मुझे कहा। परबतसर गए थे, मेरे मम्मी पापा रहते हैं परबतसर। मुझे जहाँ तक अभी तक अनुमान लगाया करीब 2.5 लाख का नुकसान हुआ है, करीब अभी तक के अनुमान के मुताबिक। बाकी मैं देखूंगा उसके बाद में कुछ आता। ये 35A अलकनंदा कॉलोनी कृष्णगंज थाने। रात को गश्त मैंने तो कभी नहीं देखी। मैं करीब 1 साल से ये किराए का मकान है, मैं यहाँ रह रहा हूँ 1 साल से। मैंने कभी गश्त नहीं देखी। यहाँ के कहाँ कैमरा किस तरह से लगे हुए हैं वो नहीं देखे। आए दिन यहाँ वारदातें हो रही है चोरी की, कोई किसी का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, कोई आज तक पकड़ा नहीं जा रहा है। इस मोहल्ले को मैं मेरे हिसाब से अजमेर के सबसे सेंसिटिव एरियाज़ में से एक मान रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये टी पॉइंट का मेरा मकान है, यहाँ पर ये वारदात हो सकती है, तो जो गली के अंदर मकान है उनके साथ क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक। मैं सब आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम है मेरा। हम दोनों और हमारा एक छोटा सा बच्चा है जो 3 साल का है, वो यहाँ रहता है। मुझे इतना सुरक्षा फील हो रही है कि कल को मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो मेरी वाइफ और एक छोटा बच्चा अगर अकेले इस घर में रहे तो शायद वो भी सुरक्षित नहीं। नगर निगम महापौर के कक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। 7 सितंबर को रीजनल कॉलेज चौपाटी पुष्कर रोड पर आयोजन किया जाएगा। जन्माष्टमी समिति के संयोजक नीरज जैन उप महापौर ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी पर नवाचार किया जाएगा। इस बार दही हांडी प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेगी। कृष्ण एवं राधा बनो प्रतियोगिता एवं विभिन्न समाज व संस्था के द्वारा झांकियों का मंचन होगा और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
महापौर ब्रजलता हाड़ा एवं नीरज जैन संयोजक होंगे एवं उप महापौर के द्वारा पार्षदों, अधिकारियों व कर्मचारियों को अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस वर्ष जो जन्माष्टमी की जो झांकियाँ हैं, जो मेला है, वो नगर निगम द्वारा रीजनल कॉलेज स्थित जो चौपाटी है उस पर आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष हम राम प्रसाद घाट पे करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो स्थान छोटा पड़ने लगा है और अजमेर की जनता को देखते हुए, उनके आने वाली संख्या को देखते हुए इस बार हमने रीजनल चौपाटी पे किया है, जहाँ पर 30 से ज़्यादा मनमोहक और विहंगम दृश्य वाली झांकियों का आयोजन विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस वर्ष कृष्ण मनो प्रतियोगिता और कृष्ण से जुड़ी प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया जाएगा। कृष्ण मनो प्रतियोगिता में जो 14 वर्ष से कम के छोटे उम्र के बच्चे हैं जो कृष्ण बन के आएंगे, उनको प्रशस्ति पत्र और उनको सम्मान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो भगवान कृष्ण और हमारे समसामयिक विषयों से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होंगे उनका आयोजन होगा। अजमेर में पहली बार दही हांडी प्रतियोगिता, इसका आयोजन भी नगर निगम अजमेर कर रहा है। उसमें जो विजेता उपविजेता रहेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार से एक बड़ा भव्य आयोजन नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। माननीय महापौर की अध्यक्षता में इसके संदर्भ में मीटिंग संपन्न हुई, जिसके अंदर विभिन्न जो कमेटियां बनाई है, पार्षदों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को विभिन्न कमेटियों में जिम्मेदारी देकर के इसकी तैयारी का मूर्त रूप देने का काम शुरू नगर निगम ने कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।